नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी जो क्लास चल रही थी हिस्ट्री की, तो उसमें आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने बताया था वो था सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में, और इससे पहले 3 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं और आज आपकी चौथी क्लास है। और 3 क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास के बारे में बताया था। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आज की आपकी क्लास में जो होगा वो होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, जिससे कि आपका टाइम की बचत हो सके और जल्दी से यहाँ पर आप कर सकें और बाद में आगे पढ़ सकें जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो यहाँ पर आपको नंबरिंग से जितने भी थे इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर आपको नोट करा दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। मैं यहाँ पर साइड में हो जाता हूँ, तो एक बार देखिए क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या लिख रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और किस वर्ष खोज हुई और किस नदी के किनारे स्थित हैं वो, और खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज किसने की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा स्थल क्या है, हड़प्पा किस वर्ष खोज हुई 1921 में, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। मोहनजोदाड़ो इसकी खोज हुई वर्ष 1921 में, इस किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे स्थित है, और इसके खोजकर्ता कौन है, आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में आता है सूत का गेंडोर, इसकी खोज हुई वर्ष 1927 में, किस नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है, इसके खोज करता है मार्क R.L. स्टाइन। उसके बाद में चनुदारो, इसकी खोज हुई वर्ष 1931 में, किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता कौन है, M.G. मजूमदार। उसके बाद में बात करते हैं कालीबंगा, 1953 में खोज हुई, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसके खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। उसके बाद में रोपड़ ये पंजाब में पड़ता है, और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। रोपड़ ये पंजाब में पड़ता है। खोज कब हुई, 1953 में, किस नदी किनारे, सतलज, किसके द्वारा, वाई.डी. शर्मा या जगदत्त शर्मा। लोथल ये गुजरात में पड़ता है, वर्ष 1955 में खोज हुई, किस नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी किनारे, खोजकर्ता कौन है, एस.आर. राव। उसके बाद में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है, ठीक है, और इसके वर्ष 1958 में इसकी खोज हुई, किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे, और वाई.डी. शर्मा, जगदत्त शर्मा के द्वारा। उसके बाद बनवाली 1973, सरस्वती नदी, R.S. बिष्ट। उसके बाद रंगपुर 1931, मादर नदी, M.S. वत्स। उसके बाद राखीगढ़ी 1969, सरस्वती और सूरजभान के द्वारा। उसके बाद मंड 1982, चिनाव और जगपत जोशी। और ये जितने भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपका, राखीगढ़ी। ये यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा। और अब इसमें से बात करते हैं कि कौन सा स्थल सबसे इनमें से पूर्वी है, कौन सा सबसे पश्चिमी है, कौन सा सबसे दक्षिणी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है आप लोगों का कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था पहला स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा। तो इसी के नाम पे फिर इसको हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। तो अब बात बनती है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी। तो ये थी त्रिभुजीय आकार की। ये इस टाइप से त्रिभुजीय आकार की थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर था नॉर्थ, सबसे नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट। सबसे नॉर्थ में जो स्थल पड़ता था वो पड़ता था मंड। सबसे नॉर्थ में जो स्थल पड़ता था वो पड़ता था मंड। कहाँ पर पड़ता था, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में किस नदी के किनारे, चिनाव नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी स्थल जो था वो था आलमगीरपुर, अभी बताया था आलमगीरपुर। और कहाँ पर पड़ता था, मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और उसके बाद में सबसे दक्षिण में जो पड़ता था वो पड़ता था दहमाबाद, महाराष्ट्र में। दहमाबाद कहाँ पर पड़ता था, महाराष्ट्र में। यहाँ पर पड़ता था सूत का गेंडोर, सबसे पश्चिम में सूत का गेंडोर, सबसे पश्चिम में पड़ता था सूत का गेंडोर। कहाँ पर, बलूचिस्तान में। सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे, ये दास्क नदी के किनारे। और ये था आपका गोदावरी नदी के किनारे, और ये था हिंडन नदी के किनारे।
तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पर, देख लीजिएगा। तो ये जो पढ़ते थे कहाँ कहाँ पर पढ़ते, तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कैसे त्रिभुजीय आकार की थी। सबसे नॉर्थ में कौन सा स्थल था, मंड या मांडा, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद में सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद में दैमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल था दैमाबाद महाराष्ट्र, किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद में सबसे पश्चिमी स्थल था सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। ये इतना यहाँ तक हो गया है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये जितने भी स्थल लिखाए हैं इनका। उसके बाद में इसको हम रफ करके यहाँ पर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सूतका गेंडोर, चनुदारो, कालीबंगा, इनको सबसे एक एक करके पढ़ेंगे कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हमको, वो हम देखेंगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल था वहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या क्या एविडेंस मिले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ से क्या मिला है, एक सबसे बड़ी इमारत मिली है, या उसको कह सकते हैं बिगेस्ट बिल्डिंग मिली है, जिसको कहते हैं अन्नागार। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत क्या है हड़प्पा की, जो यहाँ से मिली है, अन्नागार, जो कितने 12 कक्षों की है, 12 कक्षों से मिलकर बनी है। उसके बाद में यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है समाधि 37, या इसको कहते हैं R37। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है समाधि 37 या R37। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो स्थल है, यहाँ से ये जो समाधि 37 या R37 है, इसको R37 ही नाम क्यों दिया गया, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया। तो यहाँ से जब हम खुदाई करते टाइम पर, यहाँ पर खुदाई करते टाइम पर यहाँ पर हमको कुल टोटल 57 कंकाल मिले थे। कुल टोटल यहाँ से 57 कंकाल मिले थे। उसमें से 20 ऐसे थे जो बिल्कुल डिकम्पोज या सड़ गल चुके थे, तो उन पर रिसर्च नहीं की जा सकी। उसके बाद में हमारे पास बचते हैं कितने, 37। तो 37 पर रिसर्च की जा सकी, इसी वजह से इसको समाधि 37 या R37 नाम दे दिया गया। उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या मिलता है, एक अन्नागार मिलता है 12 कक्षों का, समाधि स्थल कब्रिस्तान मिलता है जिसका नाम है R37 और R37। उसके बाद में क्या मिलता है यहाँ से, यहाँ से उर्वरता की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति, यहाँ से एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, और वो मूर्ति जिसके गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली और जिसके गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। और उसके बाद में यहाँ से क्या मिला है, कांसे की बैलगाड़ी मिली है, कांसे की बैलगाड़ी मिली है, और एक मछुआरे का चित्र, कांसे की बैलगाड़ी और मछुआरे का चित्र, इतनी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो यहाँ से क्या क्या मिला है हड़प्पा से, एक बिगेस्ट बिल्डिंग या सबसे बड़ी इमारत मिली है, वो है अन्नागार जो 12 कक्षों की है। एक समाधि स्थल, एक कब्रिस्तान मिला है R37, एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है, और उसके बाद में एक कांसे की बैलगाड़ी, एक मछुआरे का चित्र, इतनी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो, वहाँ से क्या क्या मिला है। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, वहाँ से क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है। तो मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, मृतकों का टीला। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, मृतकों का टीला। अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है हमको। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, यहाँ से भी एक बड़ी इमारत मिली है, एक अन्नागार मिला है, एक यहाँ से भी एक अन्नागार मिला है, और सबसे प्रसिद्ध इमारत जो यहाँ की है वो है स्नानागार। यहाँ से एक अन्नागार मिला, और यहाँ की सबसे मुख्य और प्रसिद्ध जो मिली है वो क्या है, स्नानागार। स्नानागार कैसा था,
एक कुंड जैसा था, उसके आसपास निकलने के लिए या उसमें आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ठीक है। और एक कुंड जैसा था और उसके पास में ही कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे, और साथ ही साथ वहाँ पर एक कुआं बना था जिससे कि पानी उसमें आता था, और एक साइड में नाली बनी हुई थी उसी से, जिससे कि स्नानागार का पानी निकल जाता था। तो और यहाँ से क्या क्या मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, और इन दोनों को भगवान शिव का रूप माना जाता था। ये भगवान शिव का रूप माना जाता था। इन दोनों मूर्तियों को भगवान शिव का रूप माना जाता था। क्या क्या मिला था, अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति और नटराज की मूर्ति। और साथ ही साथ कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति, उसके साथ में स्वास्तिक चिन्ह, घोड़े के दांत, स्वास्तिक चिन्ह और घोड़े के दांत, ये चीज़ें भी वहाँ से मिली थी। एक महाविद्यालय की इमारत का भी साक्ष्य यहाँ से मिला था, और साथ ही साथ यहाँ से ईंटों के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे कि ईंटें हमारी किस प्रकार की होती थी। ईंटें जो होती थी किस आकार की होती थी, वो होती थी 4:2:1, यानी कि 4:2:1 के अनुपात में यहाँ पर जो ईंटें थी वो होती थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो रेशियो था वो था 4:2:1, इस टाइप की यहाँ से मिली थी। और यहाँ पर प्रत्येक घर में या कहिए प्रत्येक आंगन में एक कुआं होने के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है। पुरोहित राजा की भी मूर्ति यहाँ से मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना याद रखिए, यहाँ से क्या क्या इतना मिला था। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया। अब देखिएगा चनउदड़ो की बात करते हैं। चनउदड़ो या चनुदारो, तो यहाँ पर बात करते हैं कि चनुदाड़ो से किस किस के साक्ष्य मिले थे, वो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला था यहाँ से। तो सबसे पहली बात तो यह है, इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। ये क्या था, इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। तो यहाँ पर लिखिए, यह इस सभ्यता का ग्रामीण स्थल था। यह इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। और साथ में यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, और साथ ही साथ यहाँ से लिपस्टिक और चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक और चूड़ियों, ग्रामीण स्थल था। बेलनाकार मोहरें मिली, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य, और साथ ही साथ में यहाँ से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ईंटें, और ये ईंटें किस टाइप की होती थी, वक्राकार या वृत्ताकार, वक्राकार। कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, किस प्रकार की ईंटों, कच्ची ईंटों के, वो भी वक्राकार, ठीक है। यहाँ से इतनी चीज़ें यहाँ से मिली हैं।
अब बात कर लेते हैं आगे लोथल की। यहाँ से क्या क्या मिला था, तो यह एक मात्र इस सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था। यह एक बंदरगाह था। यह क्या था, बंदरगाह था। यह इस सभ्यता का बंदरगाह था, और बंदरगाह होने के साथ साथ भी ये इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी या कॉमर्शियल कैपिटल थी। क्या थी ये, वाणिज्यिक राजधानी। ये इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी या कॉमर्शियल कैपिटल थी। लोथल क्या था, गुजरात में था जो, और ये इस सभ्यता का बंदरगाह था एकमात्र, और ये कॉमर्शियल कैपिटल था इस सभ्यता का, क्योंकि यहाँ से अन्य सभ्यताओं के साथ या अन्य देशों के साथ यहाँ से आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, चीज़ों का। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला था, मम्मी का साच, चावल, मोहरें, चावल के साच, मोहरें, मम्मी का साच, और साथ ही साथ चावल एवं बाजरों के साच मिले थे। फारस की मुद्रा, घोड़े के साच, फारस की मुद्राएं, घोड़े के साच, घोड़े के साच, फारस की मुद्राएं, चावल एवं बाजरा। ठीक है, फारस की मुद्राएं, घोड़े के साच, ये यहाँ से ये चीज़ें मिली थी लोथल से। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, लोथल हो गया। अब बात करते हैं आगे कालीबंगा की। कालीबंगा से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से हमको मिली थी काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साच, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साच, और साथ ही साथ यहाँ से हमको मिला था हल के निशान और अग्निकुंड, और अग्निकुंड के साथ यहाँ से। और यहाँ पर कालीबंगा से जो मिले थे, तो यहाँ से किसके मिले थे, कच्ची ईंटों के साच मिले थे। मकान बनाने के लिए यहाँ पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। अब बात कर लेते हैं, कालीबंगा हो गया। बनवाली, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, यहाँ से मिले थे सरसों, जौ, तिल। सरसों, जौ, तिल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, बनवाली से। ठीक है, तो यहाँ से सरसों, जौ, तिल के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पर इतना आप लोगों का हो गया, सरसों, जौ, तिल के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता की लिपि के बारे में। लिपि अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता के लिपि के बारे में कि लिपि क्या होता है।
लिपि का मतलब होता है जो आम बोलचाल में जो अपने लोग बोलते हैं वो भाषा को लिखने का एक प्रारूप ही लिपि कहलाता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि अपनी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। उसी तरीके से देवनागरी लिपि में ये सारे जो है लिखी जाती है। उसी तरीके से यहाँ की लिपि क्या थी वो देखिए। यहाँ की लिपि के मूल 64 चिन्हों की पहचान की गई थी। यहाँ की लिपि के मूल 64 चिन्हों की पहचान की गई थी, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका गया। तो यहाँ की लिपि की 64 चिन्हों की मूल चिन्हों की पहचान की गई थी और उनको पढ़ा नहीं जा सका। और यहाँ की जो लिपि थी वो ज़्यादातर यहाँ पर भी जो भी काम होता था, ज़्यादातर पिक्टोग्राफी यानी कि चित्रात्मक रूप से यहाँ पर चित्र बनाकर समझाया जाता था या दर्शाया जाता था कोई भी चीज़। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफी का ज़्यादा उपयोग होता था। और यहाँ पर जो लिपि थी वहाँ के 64 मूल चिन्हों की पहचान हुई थी। कितनी? 64 मूल चिन्हों की पहचान हुई थी, ये याद रखना। और उनको अब पढ़ा नहीं जा सका गया। और इस लिपि को पहले दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं। यहाँ पर पहले दाएं से बाएं जाते थे और फिर बाएं से लिखकर दाएं लाते थे, बाएं से दाएं। ठीक है, ये इतना यहाँ पर था। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर पश्चिमी देशों से आयात होना बंद हो गया, इस वजह से यहाँ पर सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर एक जलवायु में बदलाव होने के कारण यहाँ पर इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर बहुत ही भयंकर बीमारी फैलने से इस सभ्यता का अंत हो गया। कौन सी बीमारी? मलेरिया फैल जाने से यहाँ पर इस सभ्यता का अंत हो गया। और जो सबसे वैलिड माना जाता है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वो माना जाता है कि यहाँ पर 1750 BC में बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो वैलिड है, सबसे ज़्यादा मान्यता किसको प्राप्त है कि 1750 BC में यहाँ पर बाढ़ आ जाने की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया था। तो आप लोग भी यही याद रखिए कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, बाढ़ आ जाने के कारण से। कब? 1750 BC में। तो इतना आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर आज आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में वैदिक काल के साथ, और उसमें पढ़ाएंगे वैदिक पीरियड। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। और जिन मेरे प्यारे साथियों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कैसी लगी वीडियो। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।